ध्यान दीजिएगा, 8 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं इसका, साइंस 6th क्लास का। 4-5 चैप्टर और बचा हुआ है, 13 चैप्टर है टोटल इसमें, ये 9th चैप्टर है। किसके किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो बीपीएससी सिविल सर्विस वालों के लिए, टीआरई बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी, बीएड और डीएलएड इंट्रेंस वालों के लिए स्पेशल साइंस करना है तो जुड़ सकते हैं। ये जो हम करवा रहे हैं किसमें करवा रहे हैं? बिहार पुलिस बैच में। बैच रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए? ऑफलाइन एड्रेस ये है हमारा, अपोजिट गौतम एसपी गैस एजेंसी भगवानपुर। ऑनलाइन के लिए इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नोट्स के लिए, बैच के लिए इस नंबर पे। देखिए सजीव, सजीव किसको बोलते हैं? जिसके अंदर प्राण है, सांस लेता है, उसका क्या है विशेषता और आवास। सजीव का बहुत सारा गुण होता है, आगे की कक्षा में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। निर्जीव के अंदर कुछ नहीं होता है, ठीक है। हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मरुस्थल में ऊंट, कैक्टस नागफनी जानते हैं, पौधा होता है कांटेदार जैसे पौधे होते हैं। तो समुद्र में मछलियां और पर्वतों पर याक, चीर और देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। मतलब अलग अलग वातावरण के परिस्थिति के अनुसार वहां पे अलग अलग जीव जंतु पाए जाते हैं। समझने में कोई दिक्कत नहीं। आवास और अनुकूलन, हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। उद्दीपिका, स्टिमुलस, हमारे वातावरण में होने वाले परिवर्तन, वे परिवर्तन जिनके प्रति जीव अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाते हैं। जैसे कांटा चुभने पर हम क्या करते हैं? हाथ को पीछे खींचते ना, पैर चल रहा है कांटा चुभ गया तो ऐसे खींचते ना पैर, हाथ जल गया तो खट से खींचते ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उद्दीपन। क्या बोलते हैं? उद्दीपन। तो कांटा चुभने पर हाथ का पीछे खींचना, तेज रोशनी में आंख क्या होता है? बंद हो जाता है। तो ये सब क्या है? उद्दीपन का उदाहरण है। आवास, किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वो क्या करता है? रहता है, वो क्या कहलाता है? उसका आवास कहलाता है। आवास जीवों को क्या मिलता है? भोजन, वायु, शरण स्थल और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करता है। जो जैसे कोई जीव मछली है जल में रहता है तो उसको सब कुछ कहां मिलेगा? आवास वहां पे मिलेगा जल में। भोजन कहां पे मिलेगा? पहाड़ पे जाएगा, जल में ही। और क्या बोल रहा है? वायु, सांस लेने के लिए उसको वायु भी कहां से मिलता है? जल में ही। जल में घुला हुआ ऑक्सीजन श्वसन के रूप में वो उपयोग करता है। अनुकूलन, अनुकूलन क्या होता है? जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं? अनुकूलन। मछली अगर जल में रह रहा है तो उसके लिए क्या है? वो अनुकूलित है। याक अगर पहाड़ पे रह रहा है उसके लिए वो क्या है? अनुकूलित है। अगर मरुस्थल में ऊंट पाया जाता है उसके लिए क्या है? वो अनुकूलित है। ऊंट को ले जाके ठंडी में जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में पहाड़ पे छोड़ दिया जाए, क्या वो जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ही जलवायु के लिए क्या है? अनुकूलित हो चुका है। उसका शरीर ऐसे जलवायु में ही स्वस्थ रह सकता है, नहीं तो दूसरे जगह पे वो पाया जाएगा नहीं। तो उसी चीज को क्या बोलते हैं? अनुकूलन बोलते हैं। आवास के घटक, आवास के घटक होते हैं जैव घटक और अजैव घटक। जैव घटक में कौन कैसा आएगा? सजीव, जैव जिसमें जीव पाया जाता हो, और निर्जीव किसमें? अजैव में, जिसमें जैव नहीं हो। बायोटिक और अबायोटिक, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी सजीव को, जैसे पौधा, जंतु और सूक्ष्म जीव, ये सबको कैसा घटक बोला गया है? सूक्ष्म जीव, पौधा और जंतु, ये सबको जैव घटक बोला गया है। अजैव घटक किसको बोला गया? जिसमें प्राण नहीं हो, श्वसन नहीं करता हो, वृद्धि नहीं करता हो, प्रजनन नहीं करता हो। तो ये सब कौन सा होगा? चट्टान। चट्टान सांस लेता है, वृद्धि करता है, प्रजनन करता है, संतान उत्पत्ति करता, खाना खाता। मिट्टी, वायु, जल, सूर्य का प्रकाश, उष्मा, ये सब कैसा है?
तो जैविक घटक और अजैविक घटक मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका उदाहरण यहां से एक क्वेश्चन आता है, बहुत सारा एग्जाम में आया हुआ है। जैविक घटक कौन सा है और अजैविक घटक कौन सा है? सूर्य का प्रकाश कैसा है, जैविक या अजैविक? अजैविक, क्योंकि उसमें प्राण है नहीं है। मिट्टी कैसा है, प्लास्टिक का बोतल, पेड़ पौधा, जैविक। समझ में आ रहा है? विभिन्न आवासों की यात्रा और उनके अनुकूलन। मरुस्थलीय आवास, मरुस्थल में पानी कितना होता है, ज्यादा कि कम? बहुत कम, कम भी बहुत कम। और दिन में गर्मी बहुत और रात में बहुत। बालू जो होता है ना, टेम्परेचर को बहुत जल्दी लेके गर्म हो जाता है और फिर बहुत जल्दी टेम्परेचर उससे निकल के चला जाता है और वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता। ऊंट का अनुकूलन, ऊंट के पैर लंबे होते हैं जो उसके शरीर को रेत की गर्मी से क्या करते हैं, जितना नजदीक आएंगे उतना गर्मी बढ़ेगा। उसमें मूत्र विसर्जन की मात्रा बहुत कम होती है और मल शुष्क सूखा होता है। जैसे जो मल त्याग करता है ऊंट, वो सूखा सूखा सा ऐसा ऐसा छोटा छोटा आकृति का मल त्याग करता है। उसमें जल का मात्रा रहता है। जल का अगर जल शरीर से निकल रहा है मल मूत्र के माध्यम से भी, तो क्या है, जल का नुकसान ही है ना उसके बॉडी से। जल वहां पे मिलता है उसको पीने के लिए बहुत ज्यादा नहीं मिलता ना, तो वहां पे जो जीव अनुकूलित हो चुके हैं वो कम जल में, कम पानी में भी सरवाइव करने के लिए क्या है, अनुकूलित हो चुके हैं। कम जल में वो जिंदा रह सकते हैं, उनको बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए। उनका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ है नेचुरली। उन्हें पसीना नहीं आता। शरीर से जल का अंश बहुत कम होने के कारण वे जल के बिना कई दिनों तक रह सकते हैं। मरुस्थलीय पौधों का अनुकूलन। मरुस्थलीय पौधे बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा बाहर निकालते हैं। बाष्पोत्सर्जन में बताए थे, पौधा क्या करता है, बाष्पोत्सर्जन करता है, जल का अवशोषण नीचे से करता है, धरती से, जमीन से, और फिर वो क्या करता है, पत्ती के में मही छिद्र होता है जिसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा या रंध्र बोलते हैं। आगे के क्लास में पढ़ेंगे ये सब चीज। तो उससे क्या होगा, बूंद 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 पानी उसका ऊपर में निकल जाता है। लेकिन मरुस्थलीय पौधे का पानी ऐसे बाष्पोत्सर्जन में ज्यादा निकल पाता नहीं, निकल पाता, बहुत ज्यादा पत्ता भी नहीं होता उसमें। इन पौधों की पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है या बहुत छोटी होती है। पत्ती जितना बड़ा रहेगा उतना ही ज्यादा बाष्पोत्सर्जन होगा, ज्यादा एरिया पे धूप लगेगा। पत्ती ही छोटा है तो पानी का उत्सर्जन कम होगा। अथवा वे कांटों का रूप ले लेते हैं, जैसे कैक्टस, नागफनी। कैक्टस में क्या होता है, कैक्टस वाला अपने तरफ भी लगा के रखते हैं लोग, नागफनी, तो उसमें कांटा होता है। कांटा क्यों होता है, वो पत्ती जो है पानी के कमी के अभाव में कांटा का रूप धारण कर लेता है, कांटा में रूपांतरित हो जाता है। पत्ती पत्ती नहीं बन पाता, निकलता पत्ती के रूप में। अगर पानी हो पाता तो क्या बन जाता, पत्ता। पानी कम है इसीलिए ऐसे वातावरण के लिए अनुकूलित हो चुका है ये। इससे बाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल अंश में कमी आती है। किससे, जो कांटा बन गया उससे। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती के बजाय किससे होता है, हरा तना से। तो बोलेगा प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा पौधा का कौन सा भाग जिम्मेदार है, तो पत्ती और तना दोनों, पत्ती और तना दोनों। जिसमें पत्ती नहीं वो क्या प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, करता है, तना से करता है। जड़ ऑप्शन में दे तो जड़ से करता है, जड़ से नहीं करता है। तने पर एक मोटी मोमी परत होती है जो जल को संचित रखने में सहायता करती है। इन पौधों की जड़ें जल के अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है, नीचे तक। अन्य जंतु, मरुस्थल में रहने वाले चूहे और सांप के पैर ऊंट की तरह लंबे नहीं होते, इसलिए वे दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए रेत के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं और केवल रात के समय ठंड होने पर बाहर निकलते हैं। चूहा और कौन सा, सांप, ये सब के बारे में बता रहा है। पर्वतीय आवास, पर्वतीय आवास है। ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं। मरुस्थल गर्म आवास है। पर्वत कैसा है, ठंडा है और यहाँ तेज हवाएं चलती है। सर्दियों में यहाँ हिमपात होता है। वृक्षों का अनुकूलन, यहाँ के वृक्ष समानतः शंकुआकार होते हैं। मरुस्थल में जाइएगा ना तो ऐसा पेड़ मिलेगा आपको, ऐसे 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 मिलेगा, शंकुआकार।
नीचे की तरफ उसका टहनी रहेगा। क्यों? बर्फ उस पर गिरे तो नीचे गिर जाए। ये भी एक तरीके का क्या है? अनुकूलन है। जिसको जहां पे जिंदा रहना है वैसा अपने आप को क्या किया? बना लिया। वही उसका क्या है? अनुकूलन है। शंक्वाकार होते हैं, इनकी शाखाएं तिरछी होती है, इनकी पत्तियां सुई की तरह नुकीली होती है, जिससे वर्षा का जल और बर्फ इन पर आसानी से फिसल सके। अशोक का पेड़ देखे हैं गांव में? अशोक कैसा रहता है? नीचे की तरफ झुका हुआ रहता है ना। पर्वत पे जाइएगा तो ऐसा ही मिलेगा आपको। जंतुओं का अनुकूलन। पर्वतीय जंतुओं की त्वचा मोटी होती है, उनके शरीर पे घने बाल होते हैं। अगर घना बाल है और त्वचा मोटी है तो कैसे बचेगा वो? ठंड से बचेगा, जो उन्हें ठंड से बचाते हैं। याक, याक के शरीर पर लंबे बाल होते हैं जो उसको क्या करते हैं? गर्म रखते हैं। पहाड़ी तेंदुए, स्नो लेपर्ड, इसके पूरे शरीर, पैरों और अंगुलियों सहित पर क्या होता है? फर होता है, जो बर्फ पर चलते समय उसके पैरों पर ठंड से क्या करते हैं? बचाते हैं। पहाड़ी बकरी, पहाड़ी बकरी के खुर बहुत मजबूत होते हैं, जिससे वह ढलदार चट्टानों पर आसानी से दौड़ सकता है। तो देखिए, याक, पहाड़ी तेंदुए, पहाड़ी बकरी, ये सब क्या है? जंतु है। कहां पाया जाता है? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, याक, पहाड़ी तेंदुआ, पहाड़ी बकरी, ये सब कहां पाया जाता? पर्वतीय क्षेत्र में। क्यों? मरुस्थल में ये जिंदा रहेगा, मैदानी इलाका में जिंदा रहेगा, इसीलिए। घास स्थल आवास। शेर, शिकारी का अनुकूलन। शेर वन या घास स्थल में रहता है। वह एक शक्तिशाली जंतु है जो हिरन जैसे जंतु का क्या करता है? शिकार करके भोजन के रूप में उसको खाता है। इसका मटमैला हल्का भूरा रंग शिकार के दौरान उसे सूखे घास के मैदान में छिपा रखता है। मटमैला रंग होता है हल्का सा भूरा, जैसा घास दिखता है वैसा ही ये भी दिखता है, ताकि हिरन को पता न चले। ये सब क्या है? अनुकूलन है एक तरीके का। अगर इसका शरीर बिल्कुल ऐसा रहे लाल रंग का, दूर से ही दिख जाए तो हिरन मिलेगा, इसको पकड़ में आएगा, फिर तो ये खुद भूखा मर जाएगा। चेहरे के सामने स्थित आंखें उसे शिकार को सही दूरी से देखने और उसको सटीक निशाना लगाने में मदद करती है। इसके अगले पैर का नख लंबे होते हैं, जिससे वह पादांगुलियों के अंदर खींचकर क्या करता है? छिपा सकता है। उसके बाद वो दौड़ता है। हिरन शिकार का, हिरन का अनुकूलन। वो शिकारी था और ये शिकार है। पौधे के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके दांत क्या होते हैं? बहुत मजबूत होते हैं। इसके कान लंबे होते हैं, जिससे वह शिकारी की गतिविधि की हल्की से हल्की आहट भी देखिएगा, हल्का सा और बिल्कुल कान उसका खड़ा हो जाएगा, तुरंत से क्या होगा? एक्टिव हो जाएगा। और थोड़ा सा भी लगेगा उसको गड़बड़ तो बस निकल लेगा वहां से। सिर के पार्श्व बगल में स्थित आंखें उसे प्रत्येक दिशा में देखकर खतरे का एहसास कराता है। इसकी तेज दौड़ने की गति से शिकारी से दूर भागने में क्या करती? मदद करती। ये सब क्या देख रहे हैं हम लोग? एक दूसरे जीव का वातावरण के प्रति अनुकूलता, जिससे वो क्या रहे? जीवित रह सके अलग अलग परिवेश में। जलीय आवास। समुद्र, जलीय आवास समुद्र, मछलियों का अनुकूलन। इसका शरीर कैसा होता है? धारा रेखीय होता है ना, ऐसे होता है ना, ऐसे ही तो होता है। तो मछली नहीं बना। धारा रेखीय कहने का मतलब कि ऐसे बिल्कुल सीधा सा चपटा सा होता है, ताकि ऐसे ऐसे करके वो क्या करे? आगे बढ़ सके। धारा रेखीय शरीर पर चिकने सल्फ होते हैं जो तैरने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने के लिए इनमें क्या होता है? गिलिंग। मछली सांस किससे लेता? गिल्स से, या कुलोम जिसको बोलते हैं, कुलोम या गिल्स से। सांस कहां से लेता? जल में। जल में घुला हुआ ऑक्सीजन वो श्वसन में प्रयोग करता है। दिशा बदलने और संतुलन के लिए चपटे पंख और पूंछ होती है। स्क्विड और ऑक्टोपस, इनका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं और अपने आसपास से गुजरने वाले शिकार को पकड़ते हैं, लेकिन जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। डॉल्फिन और व्हेल, इनमें गिल्स नहीं होते। इनमें सिर पर स्थित नास द्वार या बात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। समय समय पर जल की सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से वायु अंदर भरते हैं। ये पानी के अंदर बिना सांस लिए लंबे समय तक रह सकते हैं। किसके बारे में बोल रहा? डॉल्फिन, व्हेल के बारे में। डॉल्फिन
डॉल्फिन गंगा में भी पाया जाता है। क्या बोलता है इसमें? गिल्स नहीं होता कोलोम, जिससे क्या करता है? सांस लेता है। गिल्स पाया जाता है इसमें? नहीं। शेर पर स्थित नासाद्वार या बात छिद्र, इससे ये क्या करता है? सांस लेता है। समय समय पर जल की सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से वायु अंदर भरता है और पानी के अंदर बिना सांस लिए लंबा समय तक रह सकता है। कौन? डॉल्फिन। तालाब और झील, तालाब और झील में कौन रहता है ये देख लेते हैं। जलीय पौधों का अनुकूलन। कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में जमी रहती है, जैसे कमल। इनका तना लंबा, खोखला और हल्का होता है, जिससे तना जल की सतह पर विकसित होता है, जबकि पत्तियां और फूल जल की सतह पर तैरते रहते हैं। पूर्णतः जलमग्न पौधे। कुछ पौधे पूरी तरह जल के अंदर डूबे रहते हैं। इनकी पत्तियां सक्रिय पतले रिबन की तरह होती है, जो बहते जल में बिना क्षतिग्रस्त हुए आसानी से मुड़ जाती है। कुछ पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती है, जिससे जल उनके बीच आसानी से बह जाता है। मेढक का अनुकूलन। मेढक कहाँ रहता है? मेढक को बोलते हैं हम लोग उभयचर। उभयचर बोलते हैं ना, एम्फीबिया। उभयचर किसको बोलते हैं? जो जल और थल दोनों पे जीवित रह सके। तो मेढक पानी में भी मिलेगा, आपको मिलता है ना, धरती पे भी मिल जाएगा, सतह पे। तो मेढक का अनुकूलन कैसा है? तालाब के जल और थल जमीन दोनों पर रह सकता है। इसके पार्श्वपाद मतलब पीछे का पैर लंबे और मजबूत होते हैं, जो उसे क्या करे? छलांग लगाने में मदद करते। पिछला पैर छोटा रहता तो छलांग लगा पाता नहीं। इसके पैर जाल युक्त होते हैं, जो इसे पानी में तैरने में सहायता करते। जाल युक्त मतलब ऐसे ऐसे अंगुली जैसा उसमें निकला रहता है पैर में। कुछ सजीवों के लक्षण। सजीव के लक्षण क्या है जो उनको निर्जीव से अलग करता है? तो क्या क्या करते हैं सजीव? सजीव और निर्जीव क्या क्या कर सकता है? सजीव सजीव क्यों है, निर्जीव निर्जीव क्यों है? ये बेंच रख दिए तो ऐसा ही पड़ा रहेगा, लेकिन वहां पे कोई जानवर रख दिए तो ऐसा ही पड़ा रहेगा? कल हो सकता है आए तो वो भोजन करता मिले, भोजन भी करेगा, श्वसन भी लेगा, ठीक है, उत्सर्जन भी करेगा मलमूत्र का, बच्चा भी पैदा करेगा, बच्चा भी देगा, ठीक है। तो ये सब चीज है। तो सजीवों में कुछ समानता लक्षण पाए जाते हैं जो उनको निर्जीवों से क्या करता है? अलग करता है। भोजन की आवश्यकता सबसे पहला। सभी सजीव को ऊर्जा और वृद्धि के लिए क्या चाहिए? भोजन। पौधा किससे प्रकाश संश्लेषण से भोजन लेता है? बनाता है। तो पौधा क्या हो गया? जो अपना भोजन खुद बनाता है वो क्या हो गया? स्वपोषी। जो अपना भोजन के लिए दूसरों पे आश्रित रहता है वो क्या होता है? परपोषी। स्वपोषी हम लोग हैं कि नहीं है? हम लोग अपना खाना किससे बनवाते? खुद बनाते? गलत। हम लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम लोग पका के खाते हैं। पकाने और बनाने में अंतर है। हम लोग खाना खुद बनाते हैं अपना। अगर बना रहे होते तो फिर क्यों कमाते? फिर तो हम लोग भी ऐसे हवा से और सूर्य की रोशनी से जी लेते, स्वपोषी होते क्या? तो ये अपना भोजन क्या करता? पौधा खुद पकाता। कैसे? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम में। प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे आगे थोड़ा सा और हाई क्लास में चलेंगे तो। स्वपोषी। जबकि जंतु पौधे या अन्य जंतु पर निर्भर रहते हैं, हम लोग पौधा पे निर्भर है ना। फल खा लिए, फूल खा लिए, तना खा लिए, जड़ खा लिए। बताए थे ना पहला चैप्टर में था, किसका जड़ खाते हम लोग? गाजर मूली का क्या खाते? जड़ खाते। आलू का क्या खाते? तना खाते। खाते ना। तो हम लोग किस पे डिपेंडेंट है? पेड़ पौधा पे, जीव जंतु पे। मांस भक्षण करते ना, मांस तो नहीं खाते, मछली नहीं खाते। मनुष्य तो खाता है, आप नहीं खाते हैं। तो किस पे डिपेंडेंट है? हम लोग हैं परपोषी में आएंगे, ठीक है। वृद्धि। वृद्धि भी करता है सजीव। सभी सजीवों में समय के साथ साथ क्या होता है? आकार उसका बढ़ता रहता है। नवजात शिशु क्या होगा? वयस्क। और पौधे बीज बढ़कर, पौधे का बीज बढ़कर क्या होगा? एक विशाल वृक्ष बन जाता है। तो ये क्या करता है? सजीव क्या करता है? वृद्धि भी करता है। सजीव क्या करता है? सजीव को भोजन भी चाहिए। अब है सजीव श्वसन। सजीव को वायु भी चाहिए श्वास लेने के लिए। ग्रहण किए गए भोजन से शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन। जब बायोलॉजी पढ़िएगा तो पता चलेगा हम जो सांस ले रहे हैं उसका कैसे क्रेब्स चक्र चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, उससे कैसे ऊर्जा बनता है। हम लोग खाना खा रहे हैं उससे ऊर्जा कैसे बन रहा है क्या? तो ये सब बायोलॉजी में आगे चल के समझ में आएगा। श्वसन में ऑक्सीजन अंदर नहीं जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते? हम लोग श्वास लेते कौन सा वायु? ऑक्सीजन। बाहर क्या छोड़ते? कार्बन डाइऑक्साइड। विभिन्न अंगों द्वारा श्वसन। मनुष्य फेफड़ों से, हम लोग जिस अंग से सांस लेते उस अंग से सब जीव जंतु सांस लेते हैं?
नहीं लेते हैं। सबका अंग क्या है, अलग अलग है। जैसे मेढक का क्या है, कभी त्वचा से सांस लेता, मिट्टी में रहता तो, जल में रहता तो किससे सांस लेता, गिल्स से। मनुष्य फेफड़ों से, केंचुआ अपनी त्वचा से, मछली गिल से सांस लेती है, पौधे पत्तियों में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र के द्वारा वायु से ऑक्सीजन लेते हैं। सांस लेना श्वसन क्रिया का ही क्या है, हिस्सा है। हम सांस लिए एक बार दो बार, तो ये किसका हिस्सा है, श्वसन का। श्वसन का मतलब लगातार हवा ले रहा है, छोड़ रहा है, ले रहा है, छोड़ रहा, मतलब श्वसन कर रहा है। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, सभी सजीव अपने आसपास के परिवर्तन जैसे प्रकाश, ताप, ध्वनि के प्रति क्या करते हैं। जैसे ध्वनि यहाँ पे अचानक से डीजे बजने लग गया तो हम लोग क्या करेंगे, कान बंद करेंगे ना। टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, पंखा चला लेंगे, एसी चला लेंगे, करते हैं ना ऐसे। तो ये सब क्या है, वातावरण के प्रति हमारा क्या है, उद्दीपन। हम क्या रिएक्ट करते हैं, प्रकाश, बहुत ज्यादा धूप में आपको ले जाए तो फिर क्या, छाव खोजिएगा ना। पौधे भी प्रकाश की ओर मुड़ते हैं, जैसे छुई मुई, छुई मुई का पौधा होता है ना, पत्तियों को छूने पर अचानक से क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो ये हमारा क्या है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। ठीक है। उत्सर्जन, सजीव के शरीर में विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप कुछ अपशिष्ट हानिकारक पदार्थ बनते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, उत्सर्जन। जैसे मलमूत्र के रूप में क्या करते हैं, पसीना के रूप में बॉडी वेस्ट बाहर निकलते रहता है ना, उसी चीज को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। शराब, पौधे भी कुछ शराब या पत्तियों के गिरने के माध्यम से अपने अपशिष्ट क्या करते हैं, पौधा क्या करता है, जैसे गोंद का देखें, गोंद, रेजिन, ये सब गोंद बनता है उससे, रेजिन का पौधा। तो वो सब क्या करता, अपना उत्सर्जन करता है। पत्ती गिरा देता पौधा, तो वो भी एक तरीके का क्या है, उत्सर्जन ही है। प्रजनन, अपने समान संतान या नए जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रजनन। एक किसका लक्षण है, सजीव का। कुछ जंतु क्या होते हैं, अंडे देते, जैसे कौन, पक्षी। कुछ क्या करते, शिशु को जन्म देते, जैसे मनुष्य और गाय। पौधे बीजों द्वारा या कायिक भागों, कायिक भाग मतलब जैसे गुलाब का एक डंठल लेके उसको जमीन में लगा देने से नया पौधा बन जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कायिक भाग से प्रजनन हो गया। दूसरा, कोई पौधा का हम बीज लेके जमीन में लगाते हैं तो उससे भी पौधा बनता है, तो उसको क्या बोलेंगे, बीज द्वारा प्रजनन। और कायिक भाग से भी प्रजनन होता है, जैसे कलम या आलू की आंख। आलू के लिए हम बीज इस्तेमाल करते हैं, आलू डालते हैं ना जमीन में, द्वारा नया पौधा उत्पन्न करते हैं। गति, ये सातवां लक्षण है किसका, सजीव का। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर या दौड़कर गति करते हैं। पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं, इसलिए वे स्थान परिवर्तन करते हैं। लेकिन जो स्थान परिवर्तन नहीं करता वो भी सजीव है कि नहीं है, है, वो भी सजीव है, क्योंकि स्थान ही तो परिवर्तन नहीं कर रहा, बाकी सब कुछ तो कर ही रहा है। परंतु उनके अंदर जल, खनिज और भोजन का संचरण होता है तथा पुष्पों का खिलना और बंद होना भी गति को दर्शाता है। मृत्यु, सभी सजीव का जीवन काल सीमित होता है और अंत में उनकी मृत्यु होती है। मृत्यु के कारण ही सजीवों की प्रजातियां प्रजनन द्वारा हजारों वर्ष तक अपना अस्तित्व बनाए रखती है। तो ये 8 लक्षण किसका था, 8 लक्षण था सजीव का। सजीव और निर्जीव, ये 8 क्रिया अगर कर रहा है तो क्या है, सजीव। 8 क्रिया अगर नहीं कर रहा है तो क्या है, निर्जीव। सजीव निर्जीव में अंतर पता चल गया। और भी हम लोग क्या पढ़े हैं, जैविक और अजैविक आवास पढ़े हैं ना। है ना, आवास के घटक, जैव घटक और अजैव घटक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और पूछेगा, सजीव का लक्षण वाला से क्वेश्चन बनेगा, और इससे तो बहुत ज्यादा चांस है बनने के। ठीक है, कि जैव घटक कौन है और अजैव घटक कौन है, ऑप्शन दे के आपसे ये पूछेगा। तो समझ में आ गया। ठीक है, थैंक यू।